मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए मुगल एम्पायर। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चा 15 से 20 मिनट्स में। 1398 में ही तिमूर जी ने, इनकी डायनेस्टी ने दिल्ली पे कब्जा जमा लिया था, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। कुछ एम्परर्स ने खुशी खुशी अपनी बेटियां ब्याह दी, कुछ एम्परर्स ने बोला नहीं नहीं, हम अपनी ना बेटियां बहाएंगे ना आपके अंडर में हम काम करेंगे। मनसबदार क्या होते थे? अ पर्टिकुलर पर्सन जो एक पर्टिकुलर एरिया का क्या बनता था? मनसबदार। अकबर की रेन में भाई टोडरमल जैसे बहुत बेहतरीन रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो शाहजहां ने क्या किया, ने टाइटल दिया नूरजहान, है ना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहाँ हमारी चल रही है अमेजिंग सी सीरीज। और आज क्लास 7th के बच्चों की स्पेशल डिमांड पे मैं ले आई हूँ द मुगल एम्पायर, है ना। सब बच्चों की डिमांड थी मैम मुगल एम्पायर कब आने वाला है, आपने मैराथन में भी मुगल एम्पायर नहीं पढ़ाया था, प्लीज़ हमें मुगल एम्पायर पढ़ा दीजिए। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए मुगल एम्पायर। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चा 15 से 20 मिनट्स में। तो जो मेरे बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि मैम 1 पेजर्स देती हैं। हाँ जी, 1 पेजर्स देती हैं। ऑलरेडी बैच में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 1 पेजर्स या माइंड मैप्स कह लो, 3 1 पेजर्स या फिर आप इन्हें माइंड मैप्स भी कह सकते हो, जिसकी हेल्प से हम सारा चैप्टर का ओवरव्यू लेके सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो करें शुरू। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड तो वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम, वेरी मच एक्साइटेड। तो आ जाओ, करते हैं शुरू। ये है बच्चा इसका 1 पेजर नंबर 1। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, इफ नहीं तो आई विल डिक्टेट थिंग्स फॉर यू। सबसे पहले क्यों पढ़ना है मुगल एम्पायर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हम क्यों मुगल एम्पायर पढ़ें? बिकॉज बच्चा द पीएम आज भी जो हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है वो कहाँ होती है? रेड फोर्ट दिल्ली। क्या है रेड फोर्ट? रेड फोर्ट वॉज द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। रेड फोर्ट बच्चा ऐसी जगह है जहां पर मुगल एम्परर्स रहते थे। तो आज भी उसी जगह पर क्या होती है? हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो इसीलिए क्या है, मुगल एम्पायर का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मुगल्स कौन थे? कहाँ से आ गए थे ये मुगल्स? तो बच्चा इनके फ्रॉम द मदर साइड ना, इनकी मम्मी की तरफ से दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान ना। गेंगिस खान एक रूलर था, कहाँ का? मंगोल का। कहाँ के रूलर थे ये? मंगोल के। एंड ही वॉज वेरी मच टेरिफाइड, है ना। वो कैसे थे कि बहुत ज़्यादा क्या करते थे? आतंक करते थे, लोगों को मारते काटते थे। इवन ऐसी अफवाहें थी कि ही वॉज द पर्सन जो क्या करते थे, किसी पर्सन का फ्लैश भी नहीं छोड़ते थे। इस तरह से इतना ज़्यादा आतंक था किसका? गेंगिस खान का। तो फ्रॉम द मदर साइड द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ, मतलब उनके पूर्वज कौन थे? गेंगिस खान एंड इनका परिवार। बट फ्रॉम द फादर साइड ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ तिमूर, है ना। तिमूर जो कि ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की के रूलर थे एंड ही वॉज अ ग्रेट रूलर। इन्हीं के कारण मुगल एम्परर की क्या हुई है? मुगल एम्पायर की एक तरीके से मान लो स्थापना हुई है। तो फ्रॉम द मदर साइड गेंगिस खान, फ्रॉम द फादर साइड तिमूर। अब सोच के देखो, जिनकी मदर साइड ऐसी होगी, गेंगिस खान जैसे लोग होंगे, क्या कोई इन्हें पसंद करेगा? नहीं। तो सिमिलरली बच्चा जो मुगल्स थे, मुगल्स भी क्या करते थे? अपने फादर की साइड को पसंद नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड मेमोरीज ऑफ गेंगिस खान। But the Mughals were proud of their Timurid dynasty ancestry, not at least because their great ancestor had captured Delhi in 1398. तो 1398 में ही तिमूर जी ने, इनकी डायनेस्टी ने दिल्ली पे कब्जा जमा लिया था, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। क्या मुगल एम्पायर शुरू हो गया है अभी? नहीं, बाबर शुरू करेंगे हमारा मुगल एम्पायर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर बच्चा जो कि 12 साल की उम्र में, है ना। आपके इतने बड़े थे, आपकी साल की उम्र में उन्होंने फेर घाना नाम की जगह पर अपना राज जमा लिया था। ठीक है, कब? इन 1494। बट ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें फोर्स किया गया अपना थ्रोन छोड़ने के लिए। उनकी लड़ाई हो गई थी किससे? उज़्बेक्स भी क्या थे? एक मंगोल ग्रुप थे। गेंगिस खान का भी ग्रुप क्या था? एक मंगोल ग्रुप था। एंड उज़्बेक्स भी एक मंगोल ग्रुप थे। उन्होंने आके बाबर को क्या किया था? 12 साल की उम्र में, छोटे ही थे, उन्हें वहां से भगा दिया था और उनका जो रीजन था वो छुड़वा लिया था। बट अब क्या बाबर शांत हो गए? अब उन्होंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, ही वॉज अ ब्रेव लीडर। उन्होंने क्या किया? वापस अगेन काबुल कैप्चर किया 1504 में, है ना। 1504 में काबुल को कैप्चर कर लिया बच्चा। और फाइनली 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोधी को हरा के स्थापना की द ग्रेट
मुगल एम्पायर की, द ग्रेट मुगल एम्पायर की। तो सबसे पहले रूलर कौन से हुए? बाबर हुए। कैसे इन्होंने स्थापना की? किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। कहां पर? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर है जी? चमका। नेक्स्ट, सक्सेशन। व्हाट इज सक्सेशन? भाई मैं राजा हूं, मान लो मैं राजा हूं, तो मेरा जो बेटा होगा वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर उसका बेटा क्या होगा? राजा बनेगा। तो ये होता है सक्सेशन। अब मान लो मैं हूं, मेरे 4 बेटे हैं, तो अब मैं किसको राजा बनाऊं? तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं एल्डेस्ट सन को राजा बना दूं, जो सबसे बड़ा बच्चा है मेरा उसको मैं राजा बना दूं, या फिर मैं क्या करूं? चारों बच्चों में राज्य को इक्वली डिवाइड कर दूं। तो जो मुगल्स थे बच्चा, ये इक्वल डिवीजन ऑफ राज्य में बिलीव रखते थे। तो 2 टाइप के क्या होते हैं? सक्सेशन होते हैं। एक होता है प्रीमॉग्निचर। प्रीमॉग्निचर मतलब एल्डेस्ट सन्स इनहेरिट एवरीथिंग। ऐसा नहीं था मुगल एम्पायर में। क्या था? कॉपरेंसरी इनहेरिटेंस था, जहां पर जो स्टेट था वो इक्वली डिवाइड होता था अमंग द ऑल द चिल्ड्रन। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो दिस वाज द 1 पेजर नंबर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। अब प्रोसीड करेंगे आगे। आगे क्या देखना है? आगे देखना है हमें मैरिजेस के बारे में। तो मुगल्स वर वेरी क्लेवर, है ना। उन्हें भाई मुगल लोगों ने बच्चा दिल्ली से स्टार्ट किया था। जस्ट अ मिनट। दिल्ली से स्टार्ट किया था एंड फिर इवेंचुअली उन्होंने ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट एक्सक्लूडिंग सम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ना, सदर्न का कुछ पार्ट छोड़ दो तो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था किसके अंडर था? मुगल्स के अंडर था, है ना। तो यार कुछ तो स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि सबसे लड़ाई करके जीता होगा। तो एक स्ट्रैटेजी जो बहुत कामयाब हुई वो थी स्ट्रैटेजी ऑफ मैरिज। मतलब मुगल्स क्या करते थे? देखो मुगल एम्पायर बहुत क्या थे? बड़े थे। तो हर एक राजा चाहता था आइदर हिंदू और मुस्लिम, हर एक राजा चाहता था कि यार हम हमारी बेटियों को मुगल से ब्याह दें। क्यों? क्योंकि यार मुगल्स इतने बड़े हैं, है ना, इतना उनका राज्य पाट है, तो हमारी बेटी भी वहाँ राज करेगी। तो बहुत सारे रूलर्स ने चाहा, हिंदू रूलर्स ने भी, कि हमारी बेटी हम ब्याह दें। बहुत सारे रूलर्स ने अपोज भी किया। तो अब हमें देखना है मैरिजेस। देखो राजपूत में मदर ऑफ जहांगीर एंड मदर ऑफ शाहजहां, है ना, ये राजपूत और राठौड़ रानियां थी। इन्होंने क्या करा? आमेर और जोधपुर की रानियां थी। इन्होंने क्या किया? मुगलों में शादी करी। आपने सुना होगा जोधा अकबर की कहानियां। तो जोधा बेगम कौन थी? जोधा बेगम थी आमेर की रानी, है ना। टू इम्प्रूव रिलेशंस, डेफिनेटली टू इम्प्रूव रिलेशंस, उन्होंने क्या किया? शादी की। बट सम ऑफ द रूलर्स ऑल्सो डिनाइड, जैसे कि सिसोदियास ऑफ मेरवाड़ रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी। कुछ एम्परर्स ने खुशी खुशी अपनी बेटियां ब्याह दी, कुछ एम्परर्स ने बोला नहीं नहीं, हम अपनी ना बेटियां बहाएंगे ना आपके अंडर में हम काम करेंगे। उनके साथ मुगल्स ने क्या किया? लड़ाई करी। डेफिनेटली, क्यों? उन्हें तो अपना एम्पायर बढ़ाना था ना। तो मुगल्स ने उनके साथ क्या किया? थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई करी। और लेकिन एक जो खासियत मुगल्स की बताई गई है एनसीईआरटी में, वो ये है कि जब लड़ाई के बाद सिसोदियास हार गए, उसके बाद भी मुगल्स ने उन्हें ऐसे खराब ट्रीट नहीं किया कि अरे आप हार गए चलो निकलो अब अपने एम्पायर से। नहीं, उन्हें उनका कुछ लैंड वगैरह वापस कर दिया। उन्हें कहा कि भाई आप मुगल के अंडर हो, है ना। उनको रिस्पेक्ट दी, उनको आदर दिया और उन्हें उनकी लैंड वगैरह भी वापस कर दी। ठीक है। नेक्स्ट चीज है बेटा मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा है मुख्तीस और इख्तास क्या होते हैं। आज हमें पढ़ना है मनसबदार और जागीरदार क्या होते हैं, जागीर क्या होता है। तो मनसबदार बेसिकली क्या था बच्चा? द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, है ना। मनसबदार मतलब एक व्यक्ति जिसकी कुछ पोजीशन है या रैंक है। अभी पोजीशन और रैंक कैसे डिफाइन होगी वो भी बताऊंगी, है ना। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स देयर रैंक्स, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी। ये समझो पहले कि जाट क्या होता है, फिर ये समझाती हूँ। जाट एक ऐसी चीज होती है बेटा, इट वाज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो मैंने बोला कि एक मनसबदार को मैं बोल रही हूँ कि इनकी वैल्यू है 100 जाट। फिर मैंने बोला मनसबदार 2 है, इनकी वैल्यू है 200 जाट। तो जिनकी जितनी ज्यादा वैल्यू है ना 200 जाट वाले मनसबदार की पोजीशन, सैलरी, रैंक ज्यादा होगी। ठीक है। तो जाट वाज अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिफाइन करता था कि कौन मनसबदार कितना बड़ा है कितना छोटा है। व्हाट वाज मनसबदार बच्चा? मनसबदार वाज अ, देखो ये मुगल्स है,
ठीक है, मुगल्स के अंडर में बहुत सारा एरिया आता है, बहुत सारा एरिया आता है। अब पूरे एरिया पे तो मुगल्स अकेले राज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इस एरिया को डिवाइड कर दिया, इस एरिया को डिवाइड कर दिया और हर एक व्यक्ति को क्या बना दिया, यहाँ का मनसबदार, है ना, कि यार आप जो मनसबदार 1 हो आप इस एरिया के मनसबदार हो, मनसबदार 2 आप इस एरिया के मनसबदार हो, मनसबदार 3 आप इस एरिया के मनसबदार हो। अब इन मनसबदारों को इस पर्टिकुलर एरिया से टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का राइट हो गया। ये क्या करते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और मुगल्स को देते थे। भाई मुगल्स, आज अगर हम हमारा प्रेजेंट सिस्टम देखें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, अगर हम देखें फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, फिर लोकल मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो सब एक ही व्यक्ति थोड़ी ना पूरी चीजें चला रहा है ना, पावर डिवाइडेड है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरा देश चला सकते हैं क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए हैं, होम मिनिस्ट्री आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री आपकी, है ना, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी। तो अब क्या है, सिमिलरली बच्चा क्या है, मुगल्स ने भी सिमिलर पैटर्न बोल सकते हैं ना। मनसबदार क्या होते थे, अ पर्टिकुलर पर्सन जो एक पर्टिकुलर एरिया का क्या बन जाता था, मनसबदार। अब इनके पास राइट था इस एरिया का क्या करने का, टैक्स वगैरह लेने का, ठीक है, टैक्स वगैरह लेने का। सिमिलरली अब हम बात करेंगे एक चीज और जो होती है जागीर। ये पर्टिकुलर प्लेस को बोलते थे हम जागीर। जागीर मतलब ये लैंड है ना, ये जागीर 1 है, ये जागीर 2 है, ये जागीर 3 है, ये जागीर 4 है, ये जागीर 5 है, जागीर 6 है। ऐसे क्या होता था, अलॉटमेंट होते थे और ये मनसबदार जो है इस पर्टिकुलर जागीर के क्या हो जाते थे, लाइक मुखिया टाइप की, यहाँ से अब हम चीजें कलेक्ट करके फिर मुगल एम्परर्स को देंगे, ऐसे उनकी सैलरी बनती थी। अच्छा, एक चीज जो और एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है कि यार इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम है ऑफ मुगल एम्परर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड जो दिल्ली सल्तनत का मुक्ति एंड इक्तादारी सिस्टम है, इक्तादारी सिस्टम है या इक्ताज है। तो बेसिकली बच्चा जो यहाँ पर मनसबदार होते थे, है ना, सिमिलरली यहाँ पर क्या होते थे, मुक्तीज होते थे, है ना, मुक्तीज होते थे। और जैसे यहाँ पर जागीर है, यहाँ पर होता है इक्ता, क्या होता है, इक्ता, ठीक है। तो अब यहाँ डिफरेंस बस इतना है कि जो मनसबदार 1 है उसको जरूरी नहीं है कि वो जागीर 1 में रहे, वो कहीं भी रह सकता है, ही इज फ्री टू लिव हियर, कि भाई मनसबदार 1 यहाँ रह रहा है बट उनको ये वाला जागीर अलॉट किया है, ठीक है। यहाँ क्या था बच्चा, यहाँ क्या था कि जो पर्टिकुलर मुक्ति था, अगर मुक्ति 1 है तो उन्हें मुक्ति 1 को इक्ता 1 में ही रहना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द मुगल सल्तनत एंड द दिल्ली सल्तनत। क्लियर है, चमका, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इतना है कि ये उनको स्टे वहीं करना पड़ता था जहाँ के क्या है, हकदार है, ये कहीं भी स्टे कर सकते रहे। तो मनसबदारी सिस्टम क्लियर है, डन। नेक्स्ट, जाट समझा दिया। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन मनसबदारों की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, है ना, उनको क्या मिलते थे, है ना, उनको घोड़े वगैरह कैरी करने पड़ते थे, कि भाई उनके घोड़े होते थे, उनके घोड़े पे सील लगती थी कि 100 घोड़े मनसबदार 1 के हैं तो मनसबदार 1 की सील लगती थी, 100 घोड़े मनसबदार 2 के तो मनसबदार 2 की सील लगती थी। क्यों लगती थी सील मैम? भाई जब मनसबदार 1 ये 100 घोड़ों के लिए पैसे लेने जाएगा राजा जी से कि मेरे 100 घोड़े हैं, मुझे इनके खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसा ना हो कि 2 मनसबदार पहले मनसबदार 1 मनसबदार 2 दोनों के घोड़े ले आया और इन्होंने मनसबदार 1 ने भी उसके पैसे ले लिए, मनसबदार 2 ने भी ले लिए पैसे, तो क्या है, डिफरेंशिएट हो सके, सबकी चीजें अलग अलग हो सके, इसलिए क्या होती थी, सीलिंग होती थी, ब्रांडिंग होती थी, किसकी, हॉर्सेस की, है ना। सैलरीज, जागीर हमने देख लिया, जागीर क्या होता है, मुक्तीस क्या होता है, क्लियर है वो तो। द सिस्टम वॉज गुड। अब ये जो सिस्टम था जागीरदारी एंड मनसबदारी का, दैट दिस वॉज गुड एट अकबर्स रेन, अकबर के रेन के टाइम बहुत बढ़िया था, बट औरंगजेब आते आते चीजें थोड़ी सी खराब हो गई, थोड़ी चीजें बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी? क्योंकि अकबर के टाइम पे बहुत केयरफुल असेसमेंट होता था, अकबर के पास है टोडरमल जैसे मिनिस्टर्स जो चीज़ों को एकदम ध्यान रखते। औरंगजेब आते आते मुगल एम्परर बहुत फैल गया, बहुत सारे मनसबदार हो गए, जागीरें बहुत सारी हो गई, तो डिवीजन क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, एंड इट वॉज अ डिजास्टर एट औरंगजेब टाइम। सिस्टम वॉज फेल्ड इन इन द औरंगजेब रेन, जहाँ पर क्या हुआ, फिर मनसबदार बहुत सारे हैं, प्रॉपरली असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दिस वॉज द
मिस्टेक। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड वन पेजर एंड द लास्ट वन पेजर जहाँ अकबर की ज़्यादा बात हो रही है ना, अकबर की बात, जहांगीर की वाइफ की बात हो रही है, ये हमारे इस वन पेजर में, जहाँ बता रही हूँ मैं कि जो टैक्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, आज ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है सरकार का, टैक्स है। तो टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और जमींदार जो रहते थे वो कलेक्ट करते थे टैक्स को, है ना। अकबर की रेन में भाई टोडरमल जैसे बहुत बेहतरीन रेवेन्यू मिनिस्टर थे जो केयरफुल सर्वे करते थे, और उनके समय का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसका नाम था जब्त। क्या नाम था? जब्त। जब्त का मतलब, जब्त वॉज अ सिस्टम जहां पर फिक्स कर दिया गया था। कैसे फिक्स कर दिया गया था मैम? देखो, मान लो ये अकबर का टाइम है, मान लो ये अकबर का टाइम है, अकबर के टाइम में इतना लैंड है अकबर के पास, तो क्या हुआ, इस लैंड को डिवाइड किया गया और बोला गया कि यार ये जो लैंड है ये बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ से हम 100 रुपीज़ टैक्स लेंगे। ये वाली लैंड थोड़ी लेस फर्टाइल है तो यहाँ से हम 20 रुपीज़ टैक्स लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहाँ केयरफुल सर्वे हुआ, केयरफुल सर्वे ऑफ लैंड हुआ, केयरफुल सर्वे ऑफ लैंड हुआ बाय टोडरमल जी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए उन्होंने क्या किया था, केयरफुली सर्वे की थी लैंड की, और फिर बताया था कि हम इस पर्टिकुलर एरिया से इतना टैक्स लेंगे। दैट सिस्टम वॉज नोन एज जब्त सिस्टम। जब्त एंड जाट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है? डन, चलो ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे एनसीईआरटी में दी है, इतना ही था चैप्टर के एकेडमिक पार्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लो। अकबरनामा, अकबरनामा वॉज रिटन बाय फ्रेंड ऑफ अकबर, दैट हिज नेम वॉज अबुल फजल। इन्होंने 3 वॉल्यूम लिखी, जहाँ पहली वॉल्यूम में बात करी अकबर के पूर्वजों की, जैसे बाबर, हुमायूं, इनके बारे में बात करी। दूसरे उसमें लिखा इवेंट्स ऑफ अकबर, ना अकबर की शादी कैसे हुई, उनके कितने बच्चे हुए, अकबर के बारे में लिखा। तीसरा लिखा ऐन ई अकबरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां उन्होंने ऐन ई अकबरी में बताया कि अकबर के कितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। जब्त सिस्टम के बारे में बताया, फाइनेंसेस के क्या मैनेजमेंट थे, भाई जस्टिस कैसे होता था, ये सब लिखा गया ऐन ई अकबरी में, जहां पर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, हाउस होल्ड कैसा होता था, रेवेन्यू, आर्मी, ये सब कैसे होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ऐन ई अकबरी का, कि प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स बनाए गए थे अबाउट द यील्ड, कि यार अकबर के टाइम पे इस पर्टिकुलर लैंड की इतनी बढ़िया उपज होती थी। स्टैटिस्टिक्स से, डायग्राम से, पिक्टोरिकली क्या करा था, ऐन ई अकबरी में चीजें बनाई गई थी। किसने? अबुल फजल ने। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एक जहांगीर की वाइफ के बारे में जिनका नाम था मेहरुनिसा, इनको टाइटल दिया गया था नूर जहान का, क्योंकि ये बहुत लॉयल थी, है ना, अपने हस्बैंड से, शाहजहां से बहुत ज़्यादा लॉयल थी। तो शाहजहां ने क्या किया, इन्हें टाइटल दिया नूर जहान, है ना। आप क्या हो, जहान का नूर हो। और इन्होंने जो सील्स, है ना, जो उस टाइम पे क्या होता था, कॉइन्स वगैरह चलते थे ना, जो कॉइन चलते थे, इस पे एक तरफ तो खुद का नाम था, है ना, अबाउट द एम्परर, दूसरी तरफ लिखवा दिया टाइटल ऑफ नूर जहान। और नूर जहान के बारे में उन्होंने बहुत चीजें करवाई। तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। ये किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सुल ई कुल। सुल ई कुल का मतलब होता है पीस, है ना, पीस फॉर ऑल। अकबर जो थे उन्होंने अपने टाइम पे एक रिलीजन निकाला था जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, है ना, कोई भी कास्ट का व्यक्ति आके क्या कर सकता था, प्रेयर कर सकता था। उसे कहते थे, बताओ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उस रिलीजन का नाम जो अकबर ने इन्वेंट किया था, अकबर ने बनाया था, जहाँ पर हर कोई आके किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इनर पीस की बात करेंगे। उस रिलीजन का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो सुल ई कुल जो थी वो एक अकबर की पॉलिसी थी जो उनके बच्चों ने भी फॉलो करी, औरंगजेब ने नहीं करी। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां ने करी, बट औरंगजेब ने नहीं करी। औरंगजेब के बाद से क्या हुआ ना, ऐसे मुगल एम्पायर डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे कि कैसे बहादुर शाह जफर लास्ट एम्पायर हुए मुगल सल्तनत के। लेकिन अभी आप इतना समझो कि अकबर के समय पर एक क्या चली, पॉलिसी ऑफ पीस, है ना, शांति की, रिलीजन की लड़ाई झगड़े की नहीं, बट पीस। तो उसका नाम क्या था? सुलह ई कुल। तो यही था बच्चा मुगल एम्पायर। आई होप आपको इस पूरे माइंड मैप से एकदम चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इतना सारा एनसीईआरटी है, बट आई नो कि 3 वन पेजर सिर्फ देख लोगे, 3 वन पेजर सिर्फ देख लोगे तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जिसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, कि रिलेशनशिप क्या था बिटवीन अ मनसबदार एंड जागीर।
जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशनशिप था, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। एक्साइटेड मैम कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अकबर ने कौन सा रिलीजन निकाला था ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत मजा आया आपको ये रैपिड रिवीजन करवा के, और मुझे टॉपिक्स बताते रहना और मैं आगे आपसे मिलती रहूंगी। बाय बाय, थैंक यू।